क्लास शुरू आज फिर। क्या पढ़ रहे थे हम, कुछ याद है किसी को? किलकेरी सल खत्म नहीं हुई थी अभी तक? ओहो, क्या किया जाए फिर आज उसको? खत्म करना चाहिए उसको। चोकिंग का मुताबिक बता रहा था, मैं आपको बता चुका हूँ। जी जी बता चुके। और ऑब्स्टिनेट होर्सनेस भी बता दिया था। जो पुराना गला बैठा हुआ है मुस्तकिल तकरीबन है। इसमें सब बीमारियां पाई जाती हैं जो सांस की नाली की, हड्डियों की, हर किस्म की बीमारियां इसमें हैं। सल्फ़र की भी इलामतें हैं, किलकेरिया की भी हैं, मगर असल तो पहचान है मरीज़ की अगर पहचान हो जाए तो फिर है, आसान हो जाता है मामला। वरना कन्फ्यूजन है। अब इन बातों से आपको किस तरह याद आएगा कि ये क्या चीज़ है? अब सब जगह डॉक्टर्स यही कहते हैं कि ये दवा से कई क्रॉनिक केसेस फलां चीज़ के ठीक हो गए, फलां चीज़ के ठीक हो गए। वो तो ठीक है, लेकिन पहुंचेंगे किस तरह यहाँ तक, ये सारी है असल बहस। मेरा तरीक़ तो ये है कि वो दवाएं जो बुनियादी मरकज़ी हैसियत रखती हैं उनको खूब अच्छी तरह पहचान लिया जाए। सल्फ़र की इलामतें वाज़ेह होंगी, किलकेरिया की इलामतें बड़ी वाज़ेह हैं, उसके मरीज़ की शनाख्त बड़ी आसान है। इसी तरह वो जो सिंगल रेमेडीज़ हैं उनको, उनके मिजाज को अच्छी तरह पहचानने, कार्बन का क्या मिजाज है, किलकेरिया का क्या है, सल्फ़र का क्या है, तो अक्सर इलाज उन्हीं से शुरू होने चाहिए। उनमें मरीज़ साफ पहचाना जाता है। फिर जहाँ इश्तबा पैदा हो जाए या इलाज ठीक ना काम करे, वहाँ उनके कंपाउंड्स, यानी किलकेरिया अगर आपको बुनियादी दिखाई देता है तो फिर किलकेरिया आर्स है, किलकेरिया कार्ब है, और किलकेरिया कार्ब तो खैर है ही, किलकेरिया सल्फ है। तो फिर उनके कंपाउंड्स की तरफ जाया जाए तो ये इम्कान है कि वो इलामतें उसमें नज़र आएँ। मसलन दमे का इलाज किलकेरिया कार्ब में भी है, इसमें भी दमे का लिखा हुआ है। तो अगर किलकेरिया कार्ब की इलामतें मौजूद हैं और वो पूरी तरह काम नहीं कर रहा तो उस सूरत में फिर किलकेरिया सल्फ की तरफ तवज्जो जानी चाहिए। लेकिन है बहुत डीप एक्टिंग। हिप जॉइंट्स डिजीज़ होती है बाजों को, दाएं या बाएं हिप में, और क्रॉनिक में बड़ी मुश्किल पाई जाती है। आजकल यहाँ यूरोप में भी काफ़ी पाई जाती है वो। उसमें भी किलकेरिया सल्फ को एक अच्छा मकाम दिया गया है कि बहुत गहरा असर करने वाली है। बड़ी मुश्किल सारी यही है कि इस तक पहुँचेंगे कैसे। हिप जॉइंट्स में तो बहुत सी दवाएं नज़र आ जाती हैं। इसलिए मैं आपको एक अमूमी मशवरा दे रहा हूँ कि असल तरीक़ यही है कि बुनियादी मरकज़ी दवाओं की पहचान खूब कर लें, बार बार पढ़ें, उनके इम्तियाजी निशान समझ लें, और फिर जो उनसे बचती है चीज़ छलक कर दूसरी दवाओं में जाएगी, उनमें उन्हीं दवाओं के जो कम्बिनेशंस हैं, कंपाउंड्स, उन पर गौर करना चाहिए। क्रॉनिक इंटरमिटेंट फीवर के मतलब भी लिखा हुआ है कि बहुत से ऐसे केसेस जो किसी दूसरी दवा को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे, उनमें किलकेरिया सल्फ ने अल्लाह के फजल के साथ शफा दे दी। और इलामत सिर्फ ये लिखी है कि चिल बिगिंस फ्रॉम द फीट। अब सर्दी पाँव से शुरू होती है
اکثر دواؤں میں سردی پاؤں سے شروع ہوتی ہے، اکثر بیماروں میں سردی پاؤں سے شروع ہوتی ہے. تو اب یہ علامت تو کوئی ایسی علامت نہیں ہے جو اس کو کلکیریا کا سلف کی طرف آپ کو لے جائے. ہاں یہ ہے کہ بعض کانٹرا انڈیکیشنز ہو جاتی ہیں. اگر سردی واضح طور پر سر سے شروع ہو یا چھاتی سے شروع ہو تو اس وقت آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ کلکیریا سلف پہ اور کی ضرورت نہیں. تو ان عام علامتوں کو بھی یاد تو رکھنا چاہیے، مگر تمیز کے لیے اور طریقے اختیار کرنے پڑتے ہیں. اب سورائنم کی دوا لکھا ہوا ہے سورائسس کی، بہت اچھی بات ہے. سورائسس بڑا مشکل ہے، لیکن آگے طریقہ پتہ کیا لکھا ہوا ہے پہچاننے کا؟ when the symptoms agree. اور سورائسس کی سمٹمز کس طرح اگری کریں گی؟ ایک ہی ہوتی ہیں سب کی. وہ سورائسس جانتے ہیں کیا چیز ہے؟ وہ جو جلد موٹی ہو کر اوپر گلابی سے رنگ کے کھرنڈ سے آتے ہیں، بڑے وہ خوفناک دکھائی دینے والے، اور وہ اس طرح ابلتے ہیں جیسے اندر سے خمیر اٹھ رہا ہو، اور جوڑوں پر، یہاں پاؤں پر، ہاتھوں پر، پھر سارے جسم پہ، چہرے پہ نکل آتے ہیں. اور ان کو یہ عام طور پر یہ ریڈیشن سے، جو الٹرا وائلٹ ریز کی ریڈیشن دیتے ہیں، اور بڑا مشکل علاج ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا کہ بعض پرانے مریضوں نے مجھے 1 مہینے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا تجربے کے لیے، لیکن کوئی کامیابی نہیں ہوئی. بعضوں میں ہوئی ہے، مثلا سورائنم اور سلفر باری باری دینے میں. تو علامتیں کوئی بھی ایسی نہیں ہیں سورائسس کی جن کو آپ یہ کہہ سکیں کہ یہ امتیازی ہیں. اس لیے ڈاکٹر اپنا پیچھا چھڑانے کے لیے کتاب لکھنے والے کہتے ہیں اگر علامتیں اگری کریں گی تو پھر یہ شفا دے گی. وہ علامتیں کون سی ہیں جو اگری کریں، کس طرح پہچانو؟ اصل سردردی تو یہ ہے. اس لیے سورائسس میں بھی اکثر تو ٹامک ٹوئیاں علاج ہے. آپ کو بعض بڑی بڑی دواؤں میں جن میں سورائسس کی کیور کے زیادہ امکانات ہیں، ان میں آپ کو زیادہ مطالعہ رکھنا چاہیے سورائسس کی خاطر. اور ان کے دواؤں کے مزاج کے فرق سے اگر مریض کے مزاج کا فرق پہچان لیں تو وہ علامت ہے جو سورائسس کے لیے مددگار ہوگی. سورائسس کے اندر اپنی ذات میں کوئی امتیازی بات نہیں ہے، سب کو سورائسس ایک ہی ہوتا ہے. اس لیے سورائسس سے باہر تو مدد مل سکتی ہے مریض کے مزاج کے اندر غور کر کے، لیکن سورائسس میں ویسے مشکل ہے. ہو جاتا ہے، اس میں شک نہیں. سورائسس کے بعض کیسز اب میں نے دیکھے ہیں جن میں بہت اچھی رسپانس ہو جاتی ہے، لیکن ابھی تک میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ جڑ سے اکھڑ جاتا ہے. جتنے میرے علم میں ہیں مریض، ان میں سورائسس نے زندگی کا ساتھ دیا ہے پورا. لیکن یہ فرق ہے کہ برے حال میں زندگی گزری کہ اچھے حال میں. اچھی ہومیوپیتھی اگر ہو تو بہت بہتر ہو جاتا ہے، اور کم سے کم یہ فائدہ ہے کہ وہ اندر اتر کے گہری بیماریاں پیدا نہیں کرتا. کیونکہ یہ بیماری ایسی خطرناک ہے، اگر اس کو سپریس کیا جائے تو پھر بہت اور تکلیف دہ بیماریاں پیدا کر دیتا. ڈاکٹر صاحب اپنی جگہ پہ آ جائیں. ٹھیک ہے، لیٹ ہوئے کوئی حرج نہیں. آپ کا مائکرو فون آپ کے انتظار کر رہا ہے. ٹھیک ہے، ہاں آگے ہو جائیں. بے شک ہم نے کلکیریا سلف ختم کر دیا ہے. ہیپر سلف پڑھا دیا آپ کو میں نے؟ اچھا، میں نے یہ تو بتایا تھا کہ یہ کلکیریا اور سلف ہی ہے. یہ اصل میں کیلشیم اور سلفر سے مل کر کلکیریا سلف بھی بنتا ہے اور ہیپر سلف بھی. صرف فرق یہ ہے کہ اس میں کتنے وہ ہیں آکسیجن کے ذرات اور ہائیڈروجن ہے کہ نہیں ہے. یہی ہوا تھا نا اس دن، چیک کیا تھا آپ نے؟ سلفائڈ جو ہے، ایک تو میں نے کہا تھا نا، سلفائڈ میں تو ہائیڈروجن بالکل نہیں ہوتی. اس میں صرف ایس ہے، سلفر ہے. کس میں؟
सल्फाइड में हाँ सिर्फ सल्फर होगी, जी और ऑक्साइड में सिर्फ ऑक्सीजन होगी, जी यानी हाइड्रोजन नहीं होती, ड्राई चीज है ये। हाइड्रोजन जिस में आ जाती है उसमें फिर वो सल्फेट में गाल बनाती है, क्यों जी? नहीं हुजूर, सल्फेट में SO4 वो तो है ना, जी बस एच नहीं है। नहीं, अच्छा वो ठीक है, बाई सल्फेट होता है जी, जो जिसमें H आती है जी बाइसल्फेट्स पे, जी। ठीक है। जैसे वो तो बाइकार्बोनेट- वो तो सल्फ्यूरस एसिड से बनते हैं, जी बाइसल्फेट्स तो सल्फ्यूरस एसिड से बनेंगे, जी और सल्फेट्स बनेंगे सल्फ्यूरिक एसिड से, जी ठीक उसमें एच बिल्कुल गायब हो जाता है, नहीं है जी नहीं SHO4 ना HO4 ना SO4 SO4 जी। SO4 राइट, क्यों जी? जी हजूर, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 है। H2 है, उस दिन मैं ये पूछ जी, रहा था कि जी। 3 है कि 2 है, H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फ्यूरस एसिड क्या है? सिंगल H है, H2SO3 H2 ही रहेगा, जी, SO3 H2 है उसमें भी जी। और सल्फ्यूरिक में भी, जी सिर्फ ऑक्सीजन के एक एटम का फर्क है, जी सल्फ्यूरस में कम होता है और सल्फ्यूरिक में ज्यादा, जी ठीक है। जी मतलब वो वैलेंसी के हिसाब से होता है ना जी कि हमें वो तो सल्फेट मुझे पता है, लेकिन जी जी हर जगह अपना अपना ठीक है देखना पड़ता है सही। उस वैलेंसी वहाँ क्या काम कर दिखाया है, ठीक है क्योंकि बाज दफा एक वैलेंसी एक ऐसी जगह के लग जाती है एक और मॉलिक्यूल के साथ कि उसके आगे 2-3 वैलेंसियाँ खाली होती हैं, तो इसलिए काफी कॉम्प्लिकेटेड काम है ये। अच्छा, इसकी हेपरसल्फ की इलामतें, हेपरसल्फ बहुत मुफीद इन मानों में है कि रोजमर्रा काम आने वाली दवा है, और सिलिशिया के साथ इसका गहरा ताल्लुक है, और सिलिशिया जिन मरीजों में कोई काम करती है और फिर काम छोड़ दे, वहाँ हेपरसल्फ मुफीद होती है, और रोजमर्रा की जो आम इन्फेक्शन है उनमें हेपरसल्फ बहुत अच्छा काम करती है। बाज़ दफ़ा आप सिलिशिया नहीं देना चाहते किसी एहतियात की वजह से, वहाँ हेपरसल्फ दे सकते हैं आसानी से। हेपरसल्फ सिलिशिया के बाद मर्क देने के लिए और मरकरी के बाद सिलिशिया देने के लिए बीच में कुशनिक का काम करती है। अगर आपने मरकरी के बाद सिलिशिया देना हो तो बरह रास्त नहीं देना चाहिए, वो मुफीद नहीं है, बाज़ दफ़ा नुकसान पहुँचा देता है, लेकिन बीच में हेपरसल्फ की एक डोज डाल दें तो फिर बेफिक्र होकर दे सकते हैं। इसी तरह सिलिशिया से कन्वर्ट करना हो, शिफ्ट करना हो उस पे मरकरी पे, तो हेपरसल्फ बीच में दाखिल कर दें तो उससे फ़ायदा हो जाता है। रोज़मर्रा के गले की खराबियों में हेपरसल्फ की निशानी यह है कि इसका बलगम चिपका रहता है और उसको डिसलॉज करना मुश्किल होता है। बाज बलगम फ्री होते हैं, आए निकल गया, पीछे खुश्क खांसी की वजह खारिश होती है असल में, और वो अक्सर बीमारियों में यही मिलता है, लेकिन बाज़ जगह खुश्क खांसी तो नहीं होती है, मगर खुश्क से मिलती जुलती छोटा सा बलगम कहीं कुछ थोड़ा सा अटका होता है, उसको डिसलॉज नहीं कर सकते, उसको उखेड़ के फेंक नहीं सकते, और वो खलिश जो पैदा करता है वो हेपरसल्फ के कब्जे में है। और हेपरसल्फ की एक और इलामत यह है कि उसके गले में फांस का एहसास होता है। बाज़ दफ़ा जैसे कोई फांस फंसी हुई है कहीं और आप कोशिश करते हैं उसको निकालने की, वो निकलती नहीं, लेकिन अगर वाक़यातन कोई चीज़ फंसी हो तो वो हेपरसल्फ की बजाय सिलिशिया से निकलती है, और उसमें सिलिशिया लाजवाब दवा है, वो तो और बहुत जल्दी काम करती है और यकीनी काम करती है। खुदा के फजल के साथ कोई चीज़ कहीं अंदर चली गई हो, फंसी हुई हो, सिलिशिया से काम होगा। अगर इन्फेक्शन वगैरह में सिलिशिया काम नहीं दे रही और बदबू पैदा हो चुकी है, ख़राबी हो गई है, कुछ आपको और चाहिए, या मरकरी की इलामतें आ गई हैं, तो मरकरी देने से पहले हेपरसल्फ, और अक्सर सूरतों में हेपरसल्फ खुद ही उसका मुतबादिल बन जाता है, वरना फिर उसके बाद मरकरी। इसका मरीज डल नहीं होता बल्कि सेंसिटिव, बल्कि ओवर सेंसिटिव होता है। हेपरसल्फ का जो मिजाज है, सराउंडिंग को भी
اور कंपनी को हर चीज़ को ये महसूस करता है नुमाया। बस ऐसा मरीज़ जो ज़्यादा हसास हो उसमें हेपरसल्फ ज़्यादा अच्छा काम करेगी। दर्द भी ज़्यादा महसूस करता है। वो जो मैंने कहा था ना अंदर फांस का एहसास, ये अंग्रेजी किताबों में लिखा होता है फिश बोन। तो फिश बोन तो इन ही ज़्यादा फंसती होगी। हमारे मुल्क में तो बहुत कम लोग हैं बेचारे जिनको फिश नसीब भी होती है, तो इसलिए उनके लिए यही इलामत अच्छी है कि फांस कोई छोटा सा टुकड़ा किसी चीज़ का वो फंस गया है। बाज़ दफ़ा वो गन्ना चूसते वक्त वो उसकी भी छोटी सी फांस गले में अटक जाती है कहीं कहीं और खराश शुरू हो जाती है। उसमें हेपरसल्फ अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर उस जैसी हो, यानी अगर वो हो तो सिलिशियस निकलेगी। और एक इलामत ऐसी बताते हैं जिसके मुतालिक हमारा तो तजुर्बा नहीं, यहाँ शायद होता होगा कि अपने एकदम उठती है एक इम्पल्स कि अपने बेहतरीन दोस्त को भी कत्ल कर दें। तो कभी आज तक मेरे इल्म में तो ऐसा कोई मरीज़ नहीं आया। पागलपन के मरीजों में है, लेकिन ये नॉर्मल मरीज़ की बात कर रहे हैं। ग्लैंड्स की सपुरेशन, उसका सूजना, उसका हार्ड होना, इस बहुत सी दवाओं में आप अभी पढ़ चुके हैं। किलकेरिया की दवाओं में, कार्बन की दवाओं में, सब में ग्लैंड्स की इंड्यूरेशन आपने नुमाया तौर पर पढ़ी है। और हेपरसल्फ में भी ग्लैंड की बहुत ज़्यादा है नुमाया सूजना ग्लैंड्स का, यानी हुदूदें सूज जाना और सूज के वहाँ ठहर जाएं और फिर अगर वो मुस्तकिल ठहर जाएं तो उनका इलाज और है। पहले मैं आपको बता चुका हूँ कई दवाएं। लेकिन अगर वो सपुरेट करने लगें, यानी उनके अंदर पस फॉर्मेशन शुरू हो जाए, उस सूरत में हेपरसल्फ इलाज है। और किलकेरिया कार्ब भी, उसको भी नहीं भूलना चाहिए। वो गहरे फोड़ों के लिए भी आपको मैंने बताया था, किलकेरिया कार्ब बहुत अच्छी दवा है। क्योंकि आपके बच्चे का नाखून खाने की आदत हटी कि नहीं अभी तक? वो है यहाँ मौजूद? जी हुजूर, उसने दोबारा शुरू कर दिया। फिर शुरू कर दिया? आपने लेटर मेल दी उसको? फिर नहीं, रात ही मुझे पता चला फिर। अच्छा, एक लेटर में मैंने बताई थी, वही उस पर तजर्बा किया था, उससे फायदा हुआ था उसको? जी, उस वक्त उसको फायदा हुआ। हाँ, लेकिन अगर उससे फर्क ना पड़े तो हेपरसल्फ भी उसकी दवा है। ये जो यहाँ नाखूनों के किनारे पर ये गोश्त उखड़ता है थोड़ा सा और बेचैनी पैदा करता है, खासतौर पर अगर उल्टा हाथ लग जाए तो बहुत तकलीफ होती है। तो इससे शुरू होती है बच्चे की आदत चबाने की। आस्ते से उसको दांतों से नोचता है, फिर वो उसका चस्का पड़ जाता है, उस जगह को भी आदत पड़ जाती है और वो फिर मुस्तकिल शुरू हो जाता है। मेरी बेटी को दी थी, उसने छोड़ दिया। उसने जी, सुबह बिल्कुल ठीक हो गई। लेकिन छोटे को असल में मेरा ख्याल ज्यादा थी। ये आपकी खानदानी मर्ज है? मैं तो नहीं खाती थी। नहीं, अगर अब्बा जान से पूछेंगे, उनको पता है। बाज़ दफ़ा नाखून में पीप पड़ जाती है और मैंने देखे हैं ऐसे मरीज, उनके पूरे का पूरा नाखून उखड़ जाता है, फिर नया उगता, फिर वो भी इसी तरह हो जाता है। उसकी मुस्तकिल शफा की दवा ये हेपरसल्फ है। और अगर उसमें स्याही हो और ख़तरनाक किस्म की, उसमें उसकी सूरत में ना रंग गहरे और उसके हुलिया बिगड़ा, नाखून का ऐसा हुलिया बिगड़ा हो कि मालूम हो कि कोई गहरी बात है, तो उसमें सोलाइनम ज़रूरी है। पहले सोलाइनम देनी चाहिए, फिर दूसरी दवाएं देखनी चाहिए। एंटीमोनियम क्रूड में भी नाखून के बिगाड़ का जिक्र मिलता है, मगर
जो नाखून की खराबियां वो अक्सर गहरी बीमारियों की निशानदेही करती हैं। इसलिए मेरा अपना तरीक़ा यही रहा है कि पहले सोलाइनम देता हूँ, क्योंकि सोलाइनम इसमें बहुत गहरा असर रखती है, फिर ये दवाएं जो हैं वो ज़्यादा अच्छा काम करती हैं उसके असर के नीचे। वॉट्स की काफ़ी बीमारियां मिलती हैं लोगों में, जगह जगह मोके निकलाते हैं। मोकों के लिए आम तौर पर रूटीन है, क्या देते हैं बताएं जी? थूजा और कॉस्टिकम और मेडोरिनम। बाद मुझे डॉक्टरों ने बताया, होम्योपैथ्स ने, कि वो अकेला थूजा देते रहे हैं तो फ़ायदा नहीं हुआ, मेडोरिनम अकेला दिया है तो फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन थूजा और मेडोरिनम को मिला के दिया है तो फ़ायदा हुआ है। और मुझे इस पे याद आया कि वहाँ मैं भी जब वक्फ जदीद में इलाज किया करता था तो इन दो दवाओं को मिलाकर देता रहा था, अपनी यूं ही हंच सा था, और कुछ असर ज़रूर दिखाती थी। लेकिन अकेले थूजा से जितनी शोहरत है उतना असर मैंने देखा नहीं। हाँ, अगर बारीक और ज़रा नरम क्रॉप्स हों तो वो थूजा से भी कुछ देर के बाद झड़ के साफ़ हो जाती हैं, और कॉस्टिकम से भी। और अगर ज़िद हो, दूसरी दवाओं की इलामतें हों और वो काम ना करें, फिर मेडोरिनम ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। मेडोरिनम शायद कहते हैं इसको, और ये गहरी बीमारी के मवाद से तैयार हुआ नोसोड है। हेपसल्फ में जो इलामत है इसकी वो ये है कि वो क्रैक कर जाते हैं मोके और उनसे ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। अगर ये सूरत हो तो हेपसल्फ ज़रूर देनी चाहिए, लेकिन हेपसल्फ का जो क्रैक है वो सिंगल क्रैक आता है, और अगर उसकी तरह गोभी की तरह खुले खुले हो जाएं और बदशक्ल और काफ़ी क्रैक्स नज़र आएँ, उसमें नाइट्रिक एसिड बहुत अच्छी है। नाइट्रिक एसिड मैंने कई मरीज़ों पर इस्तेमाल करके देखी, अगर उसकी ये इलामतें वाज़ेह हों तो बहुत अच्छा असर दिखाती है। और कई दफ़ा मौकों को देखा है बिल्कुल साफ़ हो गए हैं। लेकिन जो दूसरा इलाज है, घोड़े की दुम के बाल से उसको बांध के कस देते हैं, उससे कुछ देर के बाद वो झड़ जाता है, लेकिन फिर उगाता है। वो मुस्तकिल इलाज नहीं, वो अंदरूनी बीमारी दूर होनी चाहिए जिसकी वजह से वो निकल रहे हैं। बाल बच्चे उनको धोएं, साफ करें, तब भी वो मैले मैले नजर आते हैं, गंदे से बच्चे दिखाई देते हैं, और उन बेचारों को जो मर्जी कर लो शक्ल उनकी गंदी होती है। ये पता नहीं क्या बात है, होता है, मैंने भी महसूस किया। कहते हैं हेपसल्फ उसका इलाज है। अगर हेपसल्फ दिया जाए तो जिल्द साफ सुथरी हो जाती है और वो चेहरे पे मैल सी दिखाई देती है, वो हट जाती है। नज़ले में भी अच्छी है, छींकों वगैरह के लिए भी, लेकिन उसकी शर्त वही है कि नाक के अंदर या गले के अंदर कुछ चिमटा हुआ सा मादा मौजूद हो जो हटे नहीं। कभी कभी वो छींकों में तब्दील पैदा हो जाता है, यानी वो खारिश हल्की हल्की छींकें पैदा करती है। इसकी छींकों का ठंड सर्दी से बहुत ताल्लुक है। बाज़ लोगों को छींकें आती हैं, अगर सर्दी से गर्म कमरे में आए तो छींकें शुरू हो जाती हैं। बाज़ों को गर्म से सर्द में जाएं तो छींकें शुरू हो जाती हैं। इनकी अलग अलग इलामतें अलग दवाओं की निशानदेही करती हैं। अगर सर्दी से गर्म कमरे में जाएं और छींकें हों तो उसके लिए कौन सी दवा जहन में आती है यानी चाहिए? याद है किसी को? जी नहीं, ब्रायोनिया। ये आपकी बात ठीक है कि सर्द मौसम से गर्म मौसम में दाखिल हों तो ब्रायोनिया का ख्याल आता है,
लेकिन ये जो टिपिकल बात है पल्स्टिला में नुमाया बताई जाती है। वैसे हो सकता है ब्राउनिया भी हो, क्योंकि ब्राउनिया सर्दियों से गर्मी में दाखिल होने वाली जो बीमारी तकलीफें हैं उस ज़माने में ज़्यादा बढ़ती हैं, उनका ब्राउनिया से ताल्लुक़ है। और गर्मी से सर्दी में दाखिल होने से छींकें आने पर कौन कौन सी चीज़ें हैं? ये सबडिला है एक, और सिलिशिया पे भी हो सकता है, नेट्रम भी। लेकिन हैपर सेल्फ में यह है कि अगर सोते में भी एक हाथ भी बाहर आ जाए गर्म बिस्तर से, माहौल ठंडा हो, तो छींकें शुरू हो जाएंगी। यानी जिस्म के किसी उज़्व को सर्दी लगे और बाकी गर्म हो तो उस पर छींकें शुरू होना, यह हैपर सेल्फ की खास अलामत है। कान की बीमारियों में कुछ दवाएं तो मैंने आपको बताई थी ना, 4 बड़ी बड़ी दवाएं, जिनमें अमूमन कान की तकलीफ का इलाज रोजमर्रा के तौर पर हो सकता है। याद है किसी को? हैं? नहीं, कान की तकलीफ, दर्द और उसकी कैमोमिला, पल्स्टिला और भूल गए हैं। नजले की दवाई एक बताई थी आपको। यूफ्रेजिया क्या करती है? यूफ्रेजिया आंखों को सुर्ख करती है और ज्यादा अलामतें उसकी आंखों पे जाती हैं। उससे मिलती जुलती एक दवा है, मैं इनसे पूछ, होम्योपैथ जरा बैठे हुए, इनसे पूछ रहा हूँ, बताएं डॉक्टर साहब, आप बताएं। आपको हिंट दे दिया मैंने, क्या बताया? सुन लिया आपने? तो आपके कान को तकलीफ नहीं है इसका। एलियम सीपा आपको अच्छी तरह बताया था, बार समझाया था खूब, कि अगर नज़ला हो तो अगर आंखों पर पड़े तो यूफ्रेजिया की पहचान है ये, और अगर आंखों पर असर अंदाज बिल्कुल ना हो, ठीक ठाक रहें, लेकिन कान पर पड़े तो उसका एलियम सीपा इलाज है। लेकिन एलियम सीपा छींकों का भी है। एलियम सीपा की छींकों का क्रॉनिक जो है वो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था याद है? एल्यूमिना। एलियम सीपा का मौसम भी बताया था आपको मैंने, भूल गए हैं सारी बातें? सबडिला का मौसम भी बताया था, उसी ज़मीन में मैंने आपको एलियम सीपा का मौसम भी बताया था। अब तो औरतें भी फेल हो गई। सबडिला का मौसम है बहार का, और ये मैंने आपको बातें बताई थी इस ताल्लुक में कि जिनको वो कटार, स्प्रिंग कटार हो जाती है, या क्या कहते हैं जो छींकों की बीमारी होती है, हे फीवर कहते हैं उसको, और अगर वो बहार में हो तो स्प्रिंग कटार भी कहते हैं। ये जो बहार के मौसम का हे फीवर है, उसमें 2 नुमाया दवाएं कौन कौन सी हैं? एलियम सीपा नहीं, एलियम सीपा नहीं है, सबडिला। सबडिला है और उसका कॉम्बिनेशन लेकेसिस के साथ है। लेकेसिस अक्सर 1000 में एक ही खुराक काफी हो जाती है। ऐसे मैंने केसेस देखे हैं जहां क्रॉनिक उनको था ये है फीवर, किसी चीज से ठीक नहीं हो रहा था, लेकिन होता इसी मौसम में ज्यादा था, बाकी साल में भी होता रहता था, लेकिन ये नुमाया था जिससे वो पीक आ जाती है। तो एलियम सीपा 1000 रात को सोने से पहले लेकेसिस, वो उनको जड़ से उखड़ गई बीमारी, बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी शुरू हो गई। और इसका जो एक्यूट है फौरी तौर पर, कार्बोवेज, वो क्या है? कार्बोवेज, सबडिला। कार्बोवेज भी है मेरे घर में नहीं,
इसका एक्यूट उस किसी और मायने में होगा, मगर छींकों की बीमारी की बात मैं कर रहा हूँ, हे फीवर पे ही। हे फीवर में जी। सेबाडिला बाहर के हे फीवर में छींकों में अच्छी मुफीद दवा है। अगर ये फेल हो तो और दवाएं भी काम करती हैं, उनमें एक नेट्रोम्योर भी है, और नेट्रोम्योर एंटीडोटल है लेकिसिस को, इसलिए नेट्रोम्योर का लेकिसिस का नेट्रोम्योर एंटीडोट भी है, मगर क्रॉनिक लेकिसिस है इसका हे फीवर का, और ऊंची ताकत में काम करता है। बाज़ दफ़ा मैं छोटी ताकत में देख चुका हूँ, लेकिन ज़्यादा फ़ायदा नहीं देता था। 1000 तक तो मैंने देखा फ़ायदा देता है, हो सकता है ऊपर जाएं तो और भी ज़्यादा फ़ायदा दे। एलियम सीपा इसी किस्म की इलामतें रखता है, मगर ख़िज़ां के मौसम की दवा है। जब मौसम गर्मियों से सर्दियों में जा रहा हो उस वक्त एलियम सीपा काम करती है, और एलियम सीपा का क्रॉनिक है क्या है यार मुबशर, हैं भूल भुला गया बिल्कुल। एल्यूमिना बता दिया। एल्यूमिना अभी बताया था। एल्यूमिना 200 या 1000, याद रखें इन बातों को अच्छी तरह। जब कोई मरीज आ जाए तो खुशी समझ आती है उस वक्त। एक ही जैसी बीमारियां सारे बताते हैं, उस वक्त छानबीन करना कि कौन सी दवाएं, बेशुमार दवाओं में ये सब चीजें पाई जाती हैं। इसलिए जब तक दवाओं को आप बार बार ज़हन नशीन करके उनके अलग अलग कोने मुकर्रर न कर लें, उनको स्टैक न कर लें, मरीज को देखकर सही दवाई दिमाग में नहीं आ सकेगी, फिर अफरा तफरी शुरू हो जाती है। इसीलिए ज़्यादा रुझान हो गया होम्योपैथ में छठे का, 4-5 दवाओं का। वो मैं आपको बाद में इंशाल्लाह जब ये बड़ी बड़ी दवाएं ख़त्म कर लूँगा, फिर आपको वो नज़ला, खांसी, दमा, पेचिश, पेट दर्द, इन नामों के ऊपर दोबारा दूंगा लेक्चर्स कि एक मरीज आता है पेट दर्द है, उसको कैसे ट्रीट करना है। एक मरीज आता है कि पेचिश हो गई है, असहार लग गए हैं, उस वक्त अफरा तफरी में कैसे पता लगेगा। अगर आप रेपर्टरी भी देखने लगेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। 40-50 दवाएं मिलेंगी, उनमें से हर एक को अलग उलटना पलटना और फिर मरीज से गुफ्तगू शनीद करना ये मुमकिन नहीं होता। ऐसे मौके पर मैंने कुछ दवाएं बनाई हुई हैं, वही छठे वाली, इसलिए कि वो मजबूरी है। मेरे पास तो इतना वक्त ही नहीं था। वक्फ जदीद में बाज़ दफ़ा वाक़तन एक दिन में 100 मरीज आ जाते थे, और हमने एक दफ़ा मुआवजा किया तो अस्पताल से ज़्यादा मरीज वक्फ जदीद में आते थे। तो उनको अब डिस्पोज करना होता था, नामुमकिन था कि मैं वही काम करता, मेरे काम दूसरे ज़्यादा थे। तो फिर वहाँ मैंने छोटे छोटे नुस्खे बनाए, और नुस्खे बदलते रहते हैं। इसलिए मैं आपको जो समझाऊंगा, नुस्खा नहीं बताऊंगा, बल्कि उसकी बजाय नुस्खा बनाने का तरीक़ा और कौन सा नुस्खा किस मौके पर काम आएगा, और अगर ये ना हो तो मुतबादिल क्या है, फिर मुतबादिल क्या है, फिर मुतबादिल क्या है। और वो हंगामी दवाएं अगर आप साथ रखें, पास रखें, तो रोज़मर्रा रात की बच्चों की तकलीफ़ें, हंगामी मुश्किलात, उनमें कभी डॉक्टर को बुलाने की ज़रूरत नहीं पेश आती। किसी खर्च की ज़रूरत नहीं, किसी को तकलीफ़ देने की ज़रूरत नहीं। और सारी दुनिया में अगर ये शुरू हो जाए तो अल्लाह ताला के फजल से बड़ा सुकून मिलता है। चंद दिन पहले हमारी बेटी तूबा को रात 4 बजे दरवाज़ा खटका मेरा कि मुझे पेट दर्द बड़ी सख्त शुरू हो गई है। तो मैंने उसको तीन दवाएं मिला के दी, मैं कुछ आराम करो यहाँ, और 15 मिनट के बाद एक खुराक, 10 मिनट के बाद एक खुराक और दी उसी की। 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगे, हंसती उठ खड़ी कि बिल्कुल नाम निशान भी नहीं रहा, जाके आराम से सो गई। अब आधी रात को डॉक्टर को बुलाना, एम्बुलेंस आए, वो अस्पताल लेके जाए, वहाँ पता नहीं क्या टेस्ट हों, बस को पहन दें और पता नहीं क्या क्या करें, इतनी मुसीबत है। तो इसलिए ये जो होम्योपैथ के ऊपर अबूर इस हद तक कि रोज़मर्रा की बीमारियों में आप खुद एतमाद भी हो जाएं, पता हो कि कोई ऐसी बात नहीं। और जहाँ तक एंटीबायोटिक्स का ताल्लुक है,
मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ सवाए आगाज के कि किसी किस्म का कोई मरीज हो उसको एंटीबायोटिक्स की गरज से डॉक्टर के सपुर्द करना पड़े। अब वो निज़ाम में शिफा जो एंटीबायोटिक्स से आपको वो आज़ाद कर देता है, वो इस काबिल है कि उस पर गौर किया जाए, क्योंकि एंटीबायोटिक्स के जो बद असरात हैं सब एंटीबायोटिक्स बनाने वाले भी और इस्तेमाल करने वाले भी बताते हैं, जानते हैं। और बहुत सी बीमारियां जो आम होती जा रही हैं वो एंटीबायोटिक्स के बढ़े हुए इस्तेमाल की वजह से, बहुत से नए जरासीम की किस्में जो अब काबू करनी मुश्किल हो गई हैं, एंटीबायोटिक्स के गलत इस्तेमाल के नतीजे में बढ़ गई, पैदा हो गई हैं। जैसे बाद शिकारी अच्छा निशाना न रखते हों तो जानवर को जख्मी करके छोड़ देते हैं। वो आम बेचारा गाय भैंस जैसा जानवर हो तो वो तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो शेर हो या हाथी हो तो वो फिर इंतकाम लेता है और मुस्तकिल इंसान का वैरी बन जाता है। इसी तरह बाज़ बीमारियां हैं, या तो निशाना मारें तो ठीक मारें, अगर जख्मी करके छोड़ देंगे तो वो बीमारियां भी वाकईतन इंतकाम ले रही होती हैं और नई नई खौफनाक शक्लें उसकी एंटीबायोटिक्स को तोड़ने वाली पैदा होनी शुरू हो जाती हैं, इवॉल्व होने लग जाती हैं। अब वायरस जो है वो एवोल्यूशन में सबसे तेज है। जितनी तेजी से वायरस इवॉल्व होता है दुनिया की कोई चीज इवॉल्व नहीं होती, इस शक्ल से उस शक्ल में, उस शक्ल से उस शक्ल में। इसीलिए वायरस का एंटीडोट इनको नहीं मिलता। लेकिन वायरल बीमारियों के जो मवाद हैं उनसे जो नोजोड्स होम्योपैथी में बनाए हैं वो इसलिए कमोबेश काम कर जाते हैं, अक्सर काम करते हैं कि वायरस अपनी जान बचाने के लिए अपनी शक्ल तो बदलता है लेकिन टॉक्सिन वही बनाता है। वो जहर जो जिस्म को तोड़ता है, ब्लड प्रेशर को गिराता है, मसल्स की जान खा जाता है, वो वायरस जो फ्लू पैदा करता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो वायरस शक्लें बदलेगा, इसलिए वो हर दफा उसी एंटीबायोटिक के काबू नहीं आएगा जिसके पहले आ चुका था। मसलन पेनिसिलिन दी है आपने तो उसके बाद कुछ वायरस ऐसे हैं जिन्होंने अपनी शक्ल बदली और ऐसी नस्ल पैदा कर दी जो पेनिसिलिन के काबू नहीं आएगी। फिर एरिथ्रोमाइसिन या जो मर्जी आप माइसिन का नाम रखें, वो नई दवाएं देनी पड़ेंगी। जितना आगे बढ़ते हैं उतना वायरस भी इवॉल्व होकर आगे बढ़ता जाता है। लेकिन वो जो टॉक्सिन्स बनाते हैं उनमें बहुत थोड़ा फर्क है, तकरीबन वही है। तो होम्योपैथी में जब वो टॉक्सिन देते हैं तो जिस्म उस टॉक्सिन का मुकाबला करने के लिए तैयार होता है और वायरस को बिल्कुल बेमानी कर देता है, रेंडर हेल्पलेस उसको कहते हैं ना, बिल्कुल वो बेताकत करता है लेकिन मार भी देता है। ये किस तरह मारता है हमें समझ नहीं आती, लेकिन मुकाबला करता है। उसकी पहचान ये है कि वायरस वाली बीमारियां बाद साइकिल्स रखती हैं, मसलन 7 दिन का, 5 दिन का, उनका अपना एक इंक्यूबेशन पीरियड है, अपना हमला, और फिर उसके बाद खुद ब खुद ठंडे हो जाने का कोई निज़ाम है अल्लाह ताला की तरफ से, वरना तो अक्सर ज़िंदगी को ख़त्म कर देती हैं ये चीज़ें। होम्योपैथिक में वो पूरा सर्कल नहीं चलता, जिससे पता चलता है कि सिर्फ टॉक्सिन का इलाज नहीं हुआ बल्कि वायरस को भी ख़त्म किया गया है। समझ गए हैं? अच्छा, अब वो याद रखेंगे। अब आपको बस बहार और खिज़ां के फ़र्क हैं, और एल्यूमिना का भी याद। एल्यूमिनम बड़ी अच्छी दवा है, उसको भी ना भूलना। इन चीज़ों में मुतफर्रक एल्यूमिना ज़्यादा गहरी और देरपा असर वाली चीज़ है जो एल्यूमिनियम का बेस है। इस पहलू से भी आपको कम्बिनेशन याद रखने चाहिए कि एक मेटल है आर्सेनिक, मसलन आर्सेनिक का को खूब अच्छी तरह समझ लें। फिर आर्सेनिक बेस में जो मुख्तलिफ साथ केमिकल कम्बिनेशन बनते हैं उनके फ़र्क किस चीज़ से क्या बनता है, ये जहन नशीन रखना ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय इसके कि एक एक दवाई के फ़र्क चीज़ को रटें। बुनियादी तौर पर दवाएं और उनके मिलने से दूसरी दवाओं के साथ जो अक़लन तब्दीलियाँ होनी चाहिए वो आपको समझ आ सकती हैं।
अगर आप इस नुक्ता निगाह से गौर करें, आर्सेनिक आयोडाइड पर गौर करें, आर्सेनिक सल्फेट पर गौर करें, आर्सेनिक ब्रोमाइड पर गौर करें, वगैरह वगैरह, तो आपको तीनों में कुछ कुछ फ़र्क नज़र आएंगे। फिर वो जिससे कम्बिनेशन हुआ है, ब्रोमाइड है, सल्फर है और इस किस्म के जो कम्बिनेशन बने हैं, उनके उनके असल पर गौर करें। फिर आपको पता चलेगा कि इनके कम्बिनेशन के नतीजे में क्या नए रुझानात पैदा होते हैं। तो इस तरीक़ पे बजाय रेपर्टरी के ज़रिए मरीज़ की तशख़ीस करके उसकी दवा तक पहुंचने के, आप अपने जहन में अपनी जहनी लॉजिक के ज़रिए करीब पहुंच सकते हैं और अक्सर वो फ़ायदेमंद होता है। बाज़ दफ़ा आप इलाज इस तरीक़ पे करते हैं और बाद में देखते हैं किताब में उसका जिक्र ही नहीं होता। बहुत सारे मैं ऐसे इलाज इसी तरह किए हैं लेकिन किताब में वो नहीं है, रूटीन की होम्योपैथ के पास नहीं है। चुनांचे एक दो दफ़ा मैंने तजर्बतन बाद ऐसे अच्छे होशियार अहमदी होम्योपैथ से उन बीमारियों के मुतालिक उनके तजर्बे के मुताबिक पूछा, उन्होंने मुझे किताबों की दवाएं बताई, ये इस्तेमाल, ये इस्तेमाल, ये इस्तेमाल, इससे फ़ायदा होता है। जो मैं इस्तेमाल करता रहा उसके मुकाबले पर उनको किया तो कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ा, बहुत मुकाबलतन मामूली साबित हुई, क्योंकि वो रूटीनिस्ट की दवाएं हैं। वो दवाओं के मिजाज को समझकर और फिर अपने तजर्बे में लाकर नई दवाएं ढूंढना, नए इलाज ढूंढना, ये इस तरीक़ पर उन्होंने नहीं सीखा। बल्कि शौक़ होता है कि कोई काशीराम को पढ़ के उसके चुटकुले सीख ले, कोई अबू हुसैन को पढ़ के चुटकुले सीख ले, कोई लीडर्स होम्योपैथ के देख ले, नैश के वगैरह, ड्यूईस को पढ़ ले। इसका आमतौर पर लोगों को शौक़ है। वो मुफीद है ज़रूर शुरू में, मैंने वो सारी किताबें पढ़ी हैं, क्योंकि उनके बगैर शुरू में कॉन्फिडेंस नहीं पैदा होता। शुरू में कुछ ना कुछ टोटके चुटकुले ये ज़रूरत के लिए काम आते हैं, यहाँ तक कि आहिस्ता आहिस्ता होम्योपैथिक के मिजाज, दवाओं का मिजाज आपके अंदर जज्ब होकर आपके अपने मिजाज का हिस्सा बन जाती है। उनकी पहचान, वो मिजाज नहीं बनता लेकिन उनकी पहचान आपके मिजाज में दाखिल हो जाती है। इस तरीक़ पर अहमदी होम्योपैथ को तैयार होना चाहिए ताकि दुनिया में एक इनकलाबी तरीके शफा होम्योपैथी से निकाल के पेश करें और अपने इस्तेमाल की तजर्बे किया करें घरों में। अब वक्त आ गया तो कई लोग मुझे लिख भी रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे तजर्बे करने लगे हैं और इजादें भी करने लग गए हैं। एक मरीज़ मेरे पास आया करता था जो सर दर्द का क्रॉनिक, और यहाँ के चोटी के अस्पतालों में दाखिल होने के बावजूद उसकी सर दर्द ठीक नहीं हो रही थी। उसको यहाँ की गवर्नमेंट ने वीज़ा की एक्सटेंशन ही इसलिए दी सिर्फ कि ऐसी बीमारी में फंसा हुआ है जिसका उसके मुल्क में इलाज कोई नहीं। बहुत इलाज के बाद फिर मैंने एक दफ़ा उसको वो कम्बिनेशन दिया जो पाकिस्तान में मैं लू लगने पर दिया करता था और अमूमन बहुत मुफीद है। यहाँ से लोग जो गर्मियों में जाएं वहाँ उनको ज़रूर उसको इस्तेमाल करना चाहिए, अपने पास रखना चाहिए। बाहर निकलने से पहले अगर इंसान एक खुराक उसकी खा ले तो खुदा के फजल से उसने लू नहीं लगेगी। एक है ग्लोनाइन, दूसरा है नेट्रोम्योर और तीसरा है जेलसीमियम या आर्सेनिक, कभी कभी मैं बदल के देता रहा हूँ। और जो सरदर्द हो जाती है गर्मी वगैरह के असर से और लंबी ठहर जाए, उसमें वो कहते हैं कि नेट्रम कार्ब को काम करती है, मुझे मेरे इल्म में नहीं करती ख़ास कोई। क्रॉनिक नज़ला अगर बन जाए उसमें काम करती है वो, लेकिन ये दवा काम करती है अलग फल से। ये जो कम्बिनेशन है ये मैंने उस पर इस्तेमाल किया और बड़ा मुझे ताज्जुब हुआ कि वो पहली दफ़ा उसने आके मुझे कहा कि मुझे अब महसूस होता है मैं ठीक हूँ। लेकिन ज़्यादा लंबा अरसा नहीं चला, 6 महीने या साल तक वो ठीक रहा और उसके बाद फिर दोबारा हो गई। अब वो मिलता है मुझे आके कभी, लेकिन अब मैंने कुछ दखल देना छोड़ दिया। उसकी वजह यह है कि दोबारा उस वक्त हुई थी
जब उसको इमिग्रेशन वाले की तरफ से नोटिस आ गया था कि छोड़ दो मुल्क, इसलिए अल्लाह बेहतर जानता है कि इमिग्रेशन की सरदर्द है या वो दूसरी सरदर्द है। सरदर्द को हम कभी मोनस भी इस्तेमाल कर लेते हैं, मुज़क्कर भी, असल सही इस्तेमाल मुज़क्कर है। सरदर्द हुआ आमतौर पर हुई कहते हैं, उर्फ़ आम है, कभी ये भी बन जाएगा अब सही। खैर मैं अब बता रहा हूँ, एक मरीज़ा ने मुझे, एक बाहर की जो होम्योपैथ बनी हुई है, उसने बताया कि मुझे आर्निका का एक बड़ा दिलचस्प तजुर्बा हुआ है। उसके बच्चे को क्रॉनिक सर दर्द थी जो किसी जगह से ठीक नहीं होती थी। अब मुझे याद नहीं इंग्लिस्तान से मुझे खत आया था या जर्मनी से, यहाँ यहीं आप ठीक है, ये जो बैठे हुए इनकी बेगम साहबा का खत था। गुल कुछ था नाम उनका, क्या नाम है? गुल खालिद, दैट्स राइट। गुल मुझे याद है, खालिद ये खुद हैं इसलिए गुल खालिद ये होगा। उन्होंने बताया कि उनकी बच्ची को यहाँ अस्पतालों में सब जगह फिराया, कहीं कुछ को फायदा नहीं होता था। तो इस जो उनकी सर दर्द थी उसकी गुफ्तगू में डॉक्टर ने बताया कि बाज़ दफ़ा खून गाढ़ा हो जाए तो उसके नतीजे में भी इस किस्म की सर दर्द हो जाती है। यही बात हुई थी ना। और मेरे लेक्चर में उन्होंने सुना था कि आर्निका खून गाढ़ा करने का इलाज है, तो उन्होंने कहा जब और कुछ नहीं तो शायद आर्निका से ठीक हो जाए। आर्निका दी तो ठीक हो गई, लेकिन आर्निका में एक और इलामत भी पाई जाती है कि अगर खून गाढ़ा हो आर्निका की वजह से तो आंखों के सामने बाज़ दफ़ा धुंधला और लहराया हुआ समंजर दिखाई देता है। उस बच्ची को ये भी तकलीफ थी और ठीक हुई, अभी उसके बाद तो दोबारा नहीं ना हुई फिर। अब देख लें माशाल्लाह। तो जो होम्योपैथ की जो नई जनरेशन बन रही है वो रोशन दिमाग है, खुदा के फजल से अपने तजर्बे करके मुझे भी फ़ायदा पहुँचा रही है। तो अब मैंने सोचा था कि वो आ जाए, इमिग्रेशन और नो इमिग्रेशन आर्निका उसको ज़रूर देना है। हम आए ना काबू तो उसको देना आर्निका, पता लग जाएगा। हाँ अच्छा जी, और अभी काफ़ी पढ़ने में जल्दी करते हैं, इधर उधर की बातें शुरू हो जाती हैं। ये फ़ायदा भी देती हैं, दिलचस्प हैं, लेकिन दवाइयाँ कवर नहीं होती जल्दी। और पिछली दफ़ा जो हमने मजलिस लगाई थी उस पर कई डॉक्टरों का भी मुझे फ़ोन कॉन्टेक्ट के ख़त लिखे कि ये हमारे लिए भी बहुत मुफीद थी ये मजलिस। वो याद है जिसमें मैंने कैंसर की फ़िलॉसफी उसको बताया था। और एक डॉक्टर ने मुझे भिजवाया है, एक बहुत चोटी के ऑन्कोलॉजिस्ट की किताब के इक़्तिबासात भिजवाए हैं, और मैं पढ़ के हैरान रह गया। वही बातें उसने कही हुई हैं जो मैं आपके सामने बतौर नज़रिए के पेश कर रहा था। और वो भी यही कह रहा है कि मेरा ये 100% साबित शुदा हकीकत के तौर पर नहीं, मगर मेरे तजुर्बे में जो बातें आई हैं वो इस नज़रिए को तक़वियत दे रही हैं। और बड़े उसने उम्दगी के साथ वही बातें उसी फ़िलासफ़ी के साथ बयान की हैं। तो अगरचे ये एक लिहाज से वक्त ज़ाया होता है, हमारा दवाओं में सफ़र आस्ता हो जाता है, लेकिन एक तो दुआई हो जाती है आप लोगों की, दूसरे अमूमी फ़ायदे की चीज़ें हैं, दिलचस्पी की बातें हैं। आँखों के लिए बड़ी मुश्किल होती है, आँखों का इलाज जो मुस्तकिल गहरी बीमारियां, मसलन किसी को मिसाल के तौर पर क्या कहते हैं उस बीमारी को जो चिट्टा पड़ जाता है, सफ़ेदी हो जाती है, ओपेक हो जाती हैं आँखें, हैं क्या कहते हैं उसको? फोला। हाँ, फोला जो टाइप की जो बीमारियां हैं उनका इलाज बहुत मुश्किल है। वो मेरे ख्याल ऑपरेशन भी नहीं होता उनका शायद, क्यों जी? अगर ये रहे कैटरेक्ट की बात नहीं कर रहा, नहीं सर, ये जो केराटोकोनस वगैरह अगर ये हो जाए सामने जो, हाँ, तो उसका फिर वो काट के ऊपर अगर हो जी एक छिलका सा जी आ जाए, लेकिन बाज़ दफ़ा होता है कि अंदर ओपेक हो जाती है वो, और उसके अंदर गहरी सफ़ेदी जो है वो कुछ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते वो लगता है कि सारी ओपेक हो गई है, जैसे दूध जम गया हो अंदर। ठीक, वो उसका नहीं ना कोई इलाज होम्योपैथिक में भी अभी तक मुझे नहीं मिला, लेकिन ट्राई ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रोसेस से वो चीज़ जमी है, अगर वो
जिस्म में तब्दीलियां हो तो आहिस्ता उसको रीअब्सॉर्ब भी कर सकता है उसको वापस। लेकिन कैटरेक्ट आम है, कैटरेक्ट में तो बाज़ दफ़ा बहुत एडवांस केसेस में भी अल्लाह के फजल से फौरी शफा हुई है, जल्दी, यानी 1 महीने के अंदर अंदर। और मगर उसमें एक एहतियात करनी चाहिए कि अगर कैटरेक्ट पक गया हो या करीब हो पकने के ज़्यादा करीब हुई हो तब भी इलाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस वक्त होम्योपैथिक इलाज उसको ठीक तो नहीं कर सकता लेकिन उसकी तकलीफ के दिन को लंबे कर देता है, यानी बीमारी वहीं खड़ी हो जाएगी, ना पकेगी, ना ऑपरेशन के लायक होगी, ना ठीक होगी। लेकिन वो अभी लिक्विड हालत में जो हैं, जितने भी अभी सफ़ेदी ज़ाहिर हो रही है, किनारों पर आ रही है, मगर अभी कब्ज़ा नहीं हुआ है, जमी नहीं, उसमें होम्योपैथिक इलाज बहुत ही मुफीद है। बल्कि बड़ी उम्र में भी, बड़े 90 साल की उम्र के मरीज़ को मैंने देखा है, ऊंची ताकत में अगर आप उनको जिंकम सल्फ दें, CM में मैं देता हूं अक्सर, उसके बाद बाद दूसरी दवाएं काम आती हैं, किलकेरिया फ्लोर वगैरह, और बाज़ वसीलिशा भी देनी पड़ती है, किलकेरिया कार्ब भी देनी पड़ती है। मगर बुनियादी तौर पर जो बड़ा जो है ना, सबसे बड़ा मेन स्टे कहते हैं जिसके ऊपर ज़्यादा इन्हिसार है, सुतून, वो जिंकम सल्फ है आँख के लिए। तो सल्फर को आँख से एक ताल्लुक है, जिस तरह जिंकम सल्फ को गहरी बीमारियों से और इसकी कैटरेक्ट टाइप की बीमारियों से ताल्लुक है, उसी तरह हाइपर सल्फ को आँख की रोज़मर्रा की बीमारियों से ताल्लुक है। और अक्सर जो मरीज आते हैं ना आँख के, उनमें बड़ा मुश्किल है पहचानना कि कौन सी क्या चीज़ दी जाए। अगर वो नज़लाती असर हो और साफ नज़र आता हो कि उसकी सुर्खी हुई है, आँख पे नज़ला गिरा है, तो उस सूरत में क्या दवाई बताई थी मैंने आपको, यूफ्रीजिया। अगर मुस्तकिल हो सुर्खी और वो आँख का हिस्सा बन जाए और उसमें कुछ वायलेंस भी नज़र आए और ख़तरा हो कि आँख गल जाएगी, उस पर मैंने आपको क्या बताया था? हाँ? नहीं बताएं? इस्कुलस, मैंने आपको ये बताया था कि बाद लोग आँख की बवासीर कहते हैं, ऐसी बीमारी। याद आ गया? हाँ, तो अब याद रखा करें। मैं मुझे वापस जाना पड़ेगा कई दफ़ा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप पंजाबी में तो उसको अच्छी एक मिसाल है, लेकिन है बेहुदा से लफ्ज़ कि अग्गा दौड़ तो पीछा चौड़, आगे दौड़ी जाओ, पीछे का पता कोई, जो मर्जी। तो इस तरह ना करें, अपने नोट्स देखें, अपने आप को वक्तन फवक्तन चैलेंज किया करें कि ये दवाई क्या है, तो फिर अगर जहन ना जाए तो नोटों को तलाश करके उसमें से वहाँ तक पहुँचें, क्योंकि ये चीज़ें वो हैं, अगर वो अजबर हों, जहन में फ़ौरन आए, तो आपका वक्त बहुत बचता है फिर, और मरीज आते ही चंद चीज़ें देखनी पड़ती हैं। हाइपर सल्फ, रोज़मर्रा की आँख की खराबी, पानी ज़्यादा आना, गलना, तकलीफ, चिपक जाती हैं आँखें, रोज़मर्रा की बीमारी जो है आँख की, उसमें हाइपर सल्फ इतनी अच्छी दवा है कि अगर रूटीनिस्ट के तौर पर आप हाइपर सल्फ से ही शुरू करें तो कोई मुजायका नहीं है। ये आँख की रोज़मर्रा की, जिसको आँखें दुखना कहते हैं, उसमें बहुत मुफीद है। वो कैंट तो कहता है कि ये जो हाइपर सल्फ है, इट्स हार्ड ऑन ऑक्यूलिस्ट, जो आँखों के स्पेशलिस्ट हैं उनके लिए बहुत बुरी दवा है। मुराद ये है कि उनके मरीज छीन लेती है। तो और कैंट जो राय ज़ाहिर करता है बड़ी वजनी होती है, इसलिए आँखों की बीमारियों में हाइपर सल्फ को न भूलें। और ये रोज़मर्रा की खांसी उठती है ना जो इस किस्म की, इसमें बेलाडोना, आर्सेनिक, और तीसरी क्या दवा है, हाइपर सल्फ या एपिकॉक। अगर वो साथ चिमटने वाला भी हो और खारिश भी हो तो उसके लिए मैं हाइपर सल्फ जमा कर देता हूँ इसमें तीसरी दवा के तौर पर, वरना हाइपर सल्फ की वजह क्या है, एपिकॉक।
एपिकॉक और हेपरसल्फ में तमीज करने के लिए क्या आपको चीज मुमित साबित होगी? बेलाडोना और आर्सेनिक तो बहुत जरूरी है, ये इकट्ठा हो तो बहुत आराम पैदा कर देता है गले में। एपिकॉक में बलगम ज्यादा होती है। क्या? एपिकॉक में बलगम ज्यादा होती है और इसमें सिरों में एपिकॉक की निस्बतन खुली होती है, इसमें कटकट करके निकल भी आराम से जाती है। हेपरसल्फ की चिपकी रहती है। अगर कोई मरीज आए और वो खुश्क सा गला दिखाई दे उसको, लेकिन वो कहे कि मुझे कुछ फंसा हुआ लगता है, तो उसको एपिकॉक की बजाय हेपरसल्फ देनी चाहिए। एक ऐसा मरीज जिसको करीबन 10-12 महीने से ऐसी खांसी थी और काफ़ी परेशान हो गए थे डॉक्टर, वो एक दफ़ा मेरे पास आए यहाँ और उन्होंने कहा कि ये जो है ये नहीं मुझे छोड़ रही, तो उनको मैंने यही नुस्खा दिया था, लेकिन उनको हेपरसल्फ की बजाय, हेपरसल्फ के अलावा ड्रोसरा मैंने साथ दी थी कि रोज़ाना एक खुराक ड्रोसरा की खाएं और ये रोज़ाना 3 दफ़ा खाएं। 3 दिन से पहले पहले ये खांसी ठीक हो गई और मुस्तकिल अब ठीक है, उसके बाद फिर नहीं हुई। तो अगर सही इलाज खांसी का हो तो ठीक हो सकती है जी। दूसरा की भी ये सिम्टम है, चिपकने वाली खांसी? नहीं, ड्रोसरा स्पेज़म की दवा है। ड्रोसरा काली खांसी की चोटी की दवा है, क्योंकि ड्रोसरा तशन्नुज पैदा करती है। बस अगर इरिटेशन भी है, खुश्की है, वहाँ हल्की सी सोजिश हो चुकी है, तो वक्त के बढ़ने के साथ साथ स्पेज़म भी शुरू हो जाता है और वो स्पेज़म जो है वो ड्रोसरा के ज़्यादा कब्जे में है। इसलिए अगर आप साथ ड्रोसरा भी दे दें तो वो मुफीद होती है। हेपरसल्फ भी स्पेज़मोडिक दवाओं में बहुत चोटी की दवा है और कैलकेरिया सल्फ भी इसी स्पेज़म में हेपरसल्फ के बराबर दर्जा रखती है। अभी आपको कैलकेरिया सल्फ पढ़ाई थी ना, तो दोनों का नुस्खा भी मिलता जुलता ही है, फार्मूला भी। तो इनका ताल्लुक ये गले के अंदर स्पेज़मोडिक कंडीशन से है। स्पेज़म का मतलब है तशन्नुज, यूं करके एकदम, जिसको पंजाबी में कहते हैं जाफा पड़ गया, वो स्पेज़म है असल में। यूं बाज़ दफ़ा पेशाब में निकालने की ताकत नहीं रहती मरीज में और वो दरअसल एक छोटा सा फालिश सा हो जाता है उन उज़लात का, जिनसे पेशाब को इंसान धकेलता है तभी तौर पर। उनमें अगर तो बिल्कुल रुक जाए तो कॉस्टिकम अच्छी दवा है। अगर कमज़ोर हो और फीबल हो जाए तो बाज़ दफ़ा प्रोस्टेट ग्लैंड की वजह से भी होता है, लेकिन अगर इसकी इलामतें ना हो, अचानक किसी बीमारी की वजह से, नज़ले की वजह से हो जाए, तो उसमें हेपरसल्फ अच्छी दवा है। यानी वो नालियाँ जिनमें पेशाब हरकत करता है, उन नालियों के वक्ती फालिज की दवा जो मुकम्मल ना हो बल्कि दरमियाना हो, थोड़ा हो, हेपरसल्फ है। गालिबन इसलिए कि ये फ्लू का हमला बाज़ दफ़ा यूरिथ्रा पे, अज़ा पर, किडनीज पर भी हो जाता है और उससे एक किस्म की कमज़ोरी पैदा हो जाती है। ये मेरा ख्याल है कि वो वजह होगी। और वो जो चिपकने वाला नज़ला है वो अगर आके बैठ जाए तो फिर ये लंबी स्टेट पैदा हो जाती है। यानी आमतौर पर तो ऐसे नज़लाती कैफियत जो है वो चंद दिन में ठीक हो जाती है। बार बार पेशाब आता है, तहरीक होती है, साफ पता चल जाता है कि इरिटेशन है, वो ठीक हुई तो बात ख़त्म हो गई। हेपरसल्फ में क्योंकि वो चिपकने वाला बलगम बाकी रह जाता है, इसलिए ये नज़ला अगर नीचे गिरे तो ये इलामतें पैदा करता है जो मैंने बताई हैं। पेशाब में प्रीसिस की कैफियत पैदा हो जाती है। और इसी तरह औरतों के लिकोरिया में भी क्रोनिसिटी आ जाती है, लंबा, और इसी किस्म का मिजाज जो इसका नज़ले में हर जगह है, उसमें भी यही असर दिखाता है।
और बाज़ दफ़ा बदबू बहुत सख्त होती है, बाज़ लोगों के नाक से भी बदबू आती रहती है, उसको अजीना कहते हैं, ऐसा नज़ला जो मुस्तकिल और बदबूदार हो जाए। उसमें ये दवा भी काम करती है हेपासल, लेकिन लिकोरिया में अगर बदबू ज़्यादा हो तो कालीफॉस को नहीं भूलना चाहिए, वो बहुत चोटी की दवा है। 6x में आमतौर पर देते हैं, लेकिन अगर इस किस्म के बीमारी में 1000 में कालीफॉस की एक डोज दी जाए तो गैर मामूली असर और बड़ी जल्दी असर दिखाती है। क्योंकि वक्त हो गया, आपकी उंगली उठ गई है, हाँ? अच्छा जी, ऐसे बाकी बात कल इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, खुदा हाफिज़।